Good morning, all the students. I am Santosh Kumar in Vivekanand Senior Secondary School as English lecturer. Today, I want to start a new topic of grammar for the students of 10th class. First, I want to teach you the topic voice. The topic voice has included in board exam 2 marks. Most of the students in our school of the rural area and belong to Hindi medium. So today I start the topic of English in Hindi. First I am going to teach you the topic voice. Yes, come on. Dear students, voice जिसके दो पार्ट होते हैं. वॉइस जिसके दो पार्ट होते हैं. वॉइस जिसके कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं. पहला एक्टिव और दूसरा पैसिव. पैसिव का अर्थ होता है जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म है. वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब कहलाती है. पैसिव का अर्थ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म. जो वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है वो पैसिव वर्ब कहलाती है. आप किसी भी टेंस के वाक्य को थर्ड फॉर्म में बदले, उसकी वर्ब को थर्ड फॉर्म में बदले, वह पैसिव कहलाती है. कोई भी टेंस का वाक्य हो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना वह पैसिव कहलाती है. पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म का आना आवश्यक होता है. पैसिव जहां भी बनाई जाती है वहां थर्ड फॉर्म का होना आवश्यक है. एक्टिव टू पैसिव इसलिए इसे पैसिव कहा जाता है क्योंकि इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म आती है. जहां जब हम एक्टिव से पासिव में चेंज करते हैं तो उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. जब हम एक्टिव टू पासिव में चेंज करते हैं तो उसमें सबसे पहले वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है. तो आप थर्ड फॉर्म प्रत्येक टेंस में लेके आएंगे जब हम उसे पासिव में बदल रहे होते हैं. जब आप किसी भी वाक्य को पैसिव में बदल रहे होते हैं तो चाहे किसी भी टेंस का वाक्य हो, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस का हो, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट का हो, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हो, चाहे वो पास्ट कंटीन्यूअस का हो, चाहे वो पास्ट परफेक्ट टेंस का हो, चाहे वो फ्यूचर इंडेफिनिट का हो, चाहे वो फ्यूचर कंटीन्यूअस का हो, चाहे वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हो. सॉरी, फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं होती है. फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की नहीं बनती है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की पैसिव नहीं बनती है. फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है. प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है. पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं बनती है. और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव नहीं होती है. सबसे पहले पासिव में टेंस में परिवर्तन आता है. पासिव में सबसे पहले टेंस में परिवर्तन होता है. क्या होता है भाई? टेंस में परिवर्तन. आप जब पैसिव वॉइस स्टार्ट करते हैं तो उसमें सबसे पहले टेंस में परिवर्तन आता है. अब मैं आपको सर्वप्रथम जो प्रथम दो टेंस है उनमें परिवर्तन बताता हूँ. सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट. पैसिव वॉइस में सबसे पहले टेंस में परिवर्तन होता है और मैं आपको सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट में और पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में बदलने हेतु टेंस में परिवर्तन बताता हूँ. मैं बिल्कुल अलग मेथड से बताता हूँ, इसलिए आप नहीं सोचे कि यहाँ कुछ और जगह अलग दिया गया है, लेकिन मैं अलग मेथड से बता रहा हूँ कि यहाँ सबसे पहले आप प्रेजेंट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलने के लिए टेंस में क्या परिवर्तन होता है और पास्ट इंडेफिनिट को पैसिव में बदलने के लिए क्या परिवर्तन
या फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, जब या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर फर्स्ट फॉर्म में एस या एस, तो हमें पैसिव में बदलते समय इसे इजेमर, तो हम इसे पैसिव में बदलते समय इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आए तो पैसिव में बदलते समय हम उसे इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं, या डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, या डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आते हैं डैश क्योंकि ये आखिरी वर्ब है। जब डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, डैश टू को तो क्या कर देते हैं भाई, हटा देते हैं। जब डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम डैश टू को क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, और हम इसे पैसिव में बदलते समय इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। इसे बदलते नहीं, इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। तो मैंने आपको बताया जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा हो तो हमें इजेमर प्लस की थर्ड फॉर्म में बदलना है। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा है तो हम पैसिव में बदलते समय इजेमर हेल्पिंग वर्ब लेके आते हैं प्लस वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखेंगे, थर्ड फॉर्म। अब हमें ध्यान होना चाहिए कि इज किसके साथ में लगाना है, आपको एंड किसके साथ में लगाना है और आपको आर किसके साथ में लगाना है। जब आप इजेमर का प्रयोग करते हैं तो हमें कंफ्यूज हो जाता है कि एक वचन कर्ताओं के साथ में क्या लगाना है, बहुवचन कर्ताओं के साथ में आपको क्या लगाना है। तो मैं आपको सबसे पहले बताना चाह रहा हूँ, अगर आपको कर्ता यदि कर्ता आपकी है ही सी इटोने, यदि कर्ता आपके ही सी इट या नेम हो, नेम का मतलब है किसी व्यक्ति का नाम, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, किसी का भी नाम आ जाए, ही सी इट नेम, चाहे लड़का लड़की या जानवर हो, किसी का भी नाम आ जाए तो वहां से किससे संबंधित करते हैं, नेम से। नेम का मतलब जैसे राम है, श्याम है, काऊ है, योग है, जहां आपको किसी का नाम आ रहा या फिर कर्ता का ही सी इट या नेम हो तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ेगा इज। क्या लगाना पड़ेगा, इज। तो हमें इजेमर में से हेल्पिंग वर्ब लगाना है, क्या, इज लगाना है। क्या लगाना है, इज लगाना है। और आई के साथ हमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना है, एम। आई के साथ में क्या लगाना है, एम लगाना है। वे, वी, दे, यू। वी दे यू के साथ में हमें क्या लगाना है, आर। क्या लगाना है, आर। वी दे यू के साथ में हमें लगाना है आर। तो मैंने आपको बताया कि भाई हमें वॉइस पढ़ते हैं, वॉइस में एक्टिव और पैसिव दो भाग होते हैं। पैसिव इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। कौन सा फॉर्म आता है, थर्ड फॉर्म आता है। पैसिव में बदलते समय सबसे पहले टेंस में परिवर्तन आता है। क्या आता है, टेंस में परिवर्तन आता है। टेंस में परिवर्तन करते समय फर्स्ट फॉर्म में एस एस आ रहा हो तो हम उसे इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। इसमें बदलते नहीं, इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलते हैं। जब आपको डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, डैश टू प्लस फर्स्ट फॉर्म, तो हम डैश टू को तुरंत क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और उसकी जगह आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना होता है, इजेमर। क्या लगाना होता है, इजेमर। और इसमें भी वर्ब की थर्ड फॉर्म में आती है। भाई पैसिव में जहां भी होगा, पैसिव में बदलते समय थर्ड फॉर्म में आएगा। वर्ब को जहां कहीं भी लगाना हो हमें थर्ड फॉर्म ही लगाना है। तो ये रहा आपके प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को जब हम पैसिव में बदलेंगे तो किस प्रकार से हम उसे पैसिव में बदल सकते हैं, ये मैंने आपको अच्छी प्रकार से बताया। जब यदि कर्ता ही से नेम हो तो हमें हेल्पिंग वर्ब इज लगाना है। अगर आपकी कर्ता आई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब एंड लगाना है, और यदि आपका कर्ता विधेय है तो आपको हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है। ये हमें ध्यान रखना है। अब पैसिव में बदलने के लिए सूत्र है, सबसे पहले हम एक ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस में लेंगे, सब्जेक्ट में।
पैसिव वॉइस में बदलते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलते हैं। किसमें बदलते हैं? सब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को हम किसमें बदलेंगे? सब्जेक्ट में। फिर उसके बाद में आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आना है। दूसरे स्थान पर क्या लेके आएंगे? हेल्पिंग वर्ब। दूसरे स्थान पर हमें हेल्पिंग वर्ब लेके आना है। क्या लेके आना है? हेल्पिंग वर्ब। फिर उसके पश्चात आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म, जो कि पैसिव में निर्धारित है कि पैसिव कहते उसे है जहां वर्ब का थर्ड फॉर्म आ जाए। पैसिव कहते उसे है जहां वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब कहलाती है। तो यहां वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस है बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो ये मैंने आपको बताया कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, प्लस थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। लेकिन यदि सेंटेंस में नोट आ रहा हो, यदि इस वाक्य में नोट आ रहा हो एक सेंटेंस में, तो आपको हमेशा ध्यान रखना है। यदि वाक्य में नोट आ रहा है तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि नोट को हमेशा साधारण वाक्यों में तीसरे स्थान पर लगाते हैं। सिंपल सेंटेंस, दैट्स कॉल्ड बी सिंपल सेंटेंस। साधारण वाक्यों में नोट हमेशा तीसरे स्थान पर लगाते हैं। WH वर्ड वाले वाक्यों में नोट हमेशा चौथे स्थान पर लगाते हैं। कौन से स्थान पर लगाते हैं? चौथे स्थान पर। WH वर्ड वाले वाक्यों में नोट हमेशा चौथे स्थान पर लगाते हैं और साधारण वाक्यों में हमेशा नोट को हम कौन से स्थान पर लगाते हैं? तीसरे स्थान पर लगाते हैं। कौन से स्थान पर लगाते हैं? तीसरे स्थान पर लगाते हैं। यह बात आपको ध्यान रखना आवश्यक है कि नोट जब भी आपको लगाना पड़े तो आपको क्या नोट को हमेशा साधारण वाक्यों में तीसरे स्थान पर है, और यदि वाक्य में आपको WH वर्ड दिखाई दे रहा है, ऐसे वाक्यों में यदि नोट लगाना हो तो हमें चौथे स्थान पर नोट को लगाना है। तो इसमें आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में कैसे बदलते हैं? उसके लिए आपके पास में सारणी है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। आई सब्जेक्ट है तो बी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई सब्जेक्ट है तो बी इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर बी सब्जेक्ट है अस इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर बी यहाँ सब्जेक्ट है तो अस इसका क्या है? ऑब्जेक्ट है। अगर ई सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम। ई का ई अगर सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हिम होगा। सी सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट होगा हर। फिर इट आपकी केवल से इसमें क्या है? सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्ट भी क्या रहेगा? इट होगा। अब उसके पश्चात दे है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? दैट। फिर आपकी केवल आदि केवल सब्जेक्ट को किस बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को किस बदलते हैं? सब्जेक्ट में। यदि आई सब्जेक्ट है तो उसे बी ऑब्जेक्ट में बदल देंगे। अगर आपको बी दिखाई दे रहा है तो उसे आप आई सब्जेक्ट में बदल देंगे। यदि आपको बी दिखाई दे रहा है तो उसे अस में बदलना है। अगर अस आपको दिखाई दे रहा है तो उसे बी सब्जेक्ट में बदलना है। यदि आपको बी सब्जेक्ट दिखाई दे रहा है तो उसे हिम ऑब्जेक्ट में बदलना है। यदि आपको हिम दिखाई दे रहा है तो उसे आपको हिम में बदलना है। अगर आपको सी दिखाई दे रहा है तो उसे हर में बदलना है, और यदि आपको हर दिखाई दे रहा है तो आपको उसे सी में बदलना है। यदि आपको डेट दिखाई दे रहा है तो उसे डेट में बदलना है। दे को किस में बदलेंगे? दैट में बदलेंगे, और दैट को किस में बदलेंगे? दे में बदलेंगे। और सॉरी यू को किस में बदलेंगे? यू में। यू को किस में बदलेंगे? यू में। यदि आपका यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? यू। अगर यू सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? यू होगा। यू यदि सब्जेक्ट है तो यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होगा? यू होगा। तो ये हम इसमें चलते हैं। पासिव वॉइस बदलते समय सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? सब्जेक्ट में। फिर उसके पश्चात है हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। जैसे सेंटेंस ये है, सी कुक से फूड, सी कुक से फूड। तो यह तो क्या है? सब्जेक्ट है, कर्ता बोलते हैं जिसे। इन हिंदी वी कॉल इट, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं? हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्ता। कर्ता क्या होता है? जो कार्य को करने वाला वो क्या कहलाता है? कर्ता कहलाता है। तो सब्जेक्ट, फिर इसमें क्या है? वर्ब। क्या है? वर्ब। फिर उसके पश्चात है ऑब्जेक्ट है, क्योंकि वर्ब के बाद में हमेशा क्या पाया जाता है?
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। वर्ब के तुरंत बाद में आपको ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद में जो आता है वह ऑब्जेक्ट कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? ऑब्जेक्ट। तो भाई आपको पैसिव में हमेशा ध्यान रखना है क्या कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में, सब्जेक्ट को किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट में और सब्जेक्ट को हम किस में बदलते हैं? ऑब्जेक्ट में। ये हमें ध्यान रखना आवश्यक है। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट कैसे फूड, तो हम फूड को आगे लेके आएंगे। अब आपको फर्स्ट फॉर्म में क्या है? एस या एस। फर्स्ट फॉर्म में क्या है? एस या एस। तो ये जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा है तो हमको एल्फिमर क्या लगाना पड़ेगा? इजेमर। क्या लगाना पड़ेगा? इजेमर। जब फर्स्ट फॉर्म में एस या एस आ रहा है तो हमें एल्फिमर क्या लगाना होता है? इजेमर। अब हमें देखना होगा कि हमको इज लगाना है या फिर एम लगाना है या फिर आर लगाना है। अब हमारे पास में क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है भाई? अनकाउंटेबल नाउन। अब आप समझेंगे अनकाउंटेबल नाउन क्या है? ये किसका नाम अनकाउंटेबल? अनकाउंटेबल का मतलब है अगणनीय संख्या। क्या है? अगणनीय संख्या, जिसे हम गिन ना सके। अगणनीय संख्या क्या होती है? जिसे हम गिन ना सके। जैसे आप किसको नहीं गिन सकते हैं? जैसे हमारे खोपड़ी में बाल है, क्या आप उसे गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। दैट्स कॉल्ड बी अनकाउंटेबल नाउन। क्या आप मिट्टी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते हैं। क्या हम चीनी को गिन सकते हैं? गिनेंगे क्या चीनी को? ऐसे गिनेंगे 1 चीनी, 2 चीनी, 5 चीनी, 7 चीनी, 10 चीनी? नहीं गिन सकते हैं। तो दैट्स कॉल्ड बी अनकाउंटेबल नाउन। तो आप अच्छे प्रकार से समझ गए होंगे अनकाउंटेबल नाउन किसे कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम ना गिन सके, और काउंटेबल नाउन उसे कहते हैं जिसे हम गिन सके। काउंटेबल नाउन किसे कहते हैं? जिसे हम गिन सके। जैसे गिन सकने वाली चीजों के अंदर आप क्या आता है? मेरे पास में 1 दर्जन कॉपी है। 1 दर्जन मीन्स 12। तो आप गिन सकते हैं। कक्षा में 4 पंखे हैं। तो थोड़ी पंखों को गिनने के लिए जैसे आसमान में तारे अनकाउंटेबल ऐसे कोई पंखे गिने नहीं जाएंगे। तो जिन्हें हम गिन सके वो काउंटेबल कहलाता है, जिन्हें हम ना गिन सके दैट्स कॉल्ड बी अनकाउंटेबल। तो आप ये अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे काउंटेबल और अनकाउंटेबल। अगर काउंटेबल नाउन भी एक ही है तो वहां भी एल्फिमर में ही जाएगा। अगर काउंटेबल नाउन एक से अधिक है तो वहां आपको एल्फिमर आर लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? आर लगाना पड़ेगा। हम यहाँ इजेमआर की बात कर रहे हैं क्योंकि अभी हम पैसिव को इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को ही पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि आपको यहाँ अगर अनकाउंटेबल नाउन है तो उसके साथ में तो हमेशा इज ही आएगा, लेकिन काउंटेबल नाउन के साथ में अगर काउंटेबल नाउन एक ही है तो वहां आपको एल्फिमर इज लगाना पड़ेगा। लेकिन काउंटेबल नाउन एक से अधिक है तो हमें आर लगाना पड़ेगा। तो ये हमें बात कर रहे थे ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो हमें यहाँ फुड क्या ऑब्जेक्ट है तो हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदल दिया। ऑब्जेक्ट को किसमें बदल दिया? सब्जेक्ट में। फिर आप हेल्पिंग वर्ब में कहेंगे तो फुड अनकाउंटेबल नाउन है इसलिए इसके साथ में इज जाएगा। अब फिर उसके पश्चात कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा? कुकड। फिर हम लगाएंगे बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो भाई सी क्या है? सब्जेक्ट है। अब सी आपका सब्जेक्ट है तो आपको इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। सारणी में देख लेना आपको भाई सी क्या है? आपको सब्जेक्ट है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? हर। तो यहाँ क्या है? बाई हर। तो भाई हमने इसका पैसिव में बदला था सी कुक्स फूड। सबसे पहले हम फूड को लेके आएंगे क्योंकि यह ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को हमने किसमें बदल लिया? सब्जेक्ट में। फिर उसके पश्चात हमको वर्ब के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाना है। तो यहाँ आपको फर्स्ट फॉर्म में एस एस आ रहा है तो हमको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा? इजेमर में से लगाना है। अब फूड क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। अब अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आपको इज लगाना है। एक क्वेश्चन की हेल्पिंग वर्ब आती है इसलिए इज लगा दिया। प्लस वर्ब की कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुकड। फिर बाई प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। सी का ऑब्जेक्ट क्या हो गया? अब आप में से बहुत सी स्टूडेंट के मन में प्रश्न उठता होगा, देयर अराइज ए क्वेश्चन इन स्टूडेंट्स माइंड कि यहाँ हमने इजेमर का प्रयोग क्यों किया है? भाई छात्र के मन में प्रश्न आ रहा होगा कि हमने यहाँ इजेमर का प्रयोग क्यों किया है? तो इसलिए किया गया है इजेमर का प्रयोग क्योंकि पैसिव का मतलब क्या होता है? इजेमर का प्रयोग हमने इसलिए किया है क्योंकि पैसिव का मतलब क्या होता है? पैसिव का मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म।
भाई आप उसे पैसिव में भी बदल दें और उसके टेंस में परिवर्तन भी ना हो, आप उसे पैसिव में भी बदल दें और उसके टेंस में परिवर्तन भी ना हो। इससे तो आप क्या करते हैं, इसे तो हमें करना होता है क्या कि भाई सबसे पहले आपने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदला था तो ये फूड आ गया। अब यहाँ इजेमर क्या है, बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, इजेमर क्या है, बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या होता है, इजेमर होता है और उसका सेकंड फॉर्म में वाजवर होता है और इसका थर्ड फॉर्म क्या होता है, हेडविल, थोड़े बीन होता है, क्या होता है, बीन, इसका थर्ड फॉर्म होता है बीन। अगर आपको पैसिव इसमें बदल रहे हैं तो आपको ध्यान रखना है बी क्रिया का फर्स्ट फॉर्म में इजेमर होता है, सेकंड फॉर्म वाजवर होता है और थर्ड फॉर्म इसका क्या होता है, बीन होता है, क्या होता है, बीन होता है। तो आपके मन में प्रश्न आया कि भाई हमने यहाँ इजेमर क्यों लगाया है, इसलिए इजेमर लगाया गया है ताकि आप उस सेंटेंस को उसी टेंस में भी बनाए रखें और उसे पैसिव में भी बदल दें। और पैसिव में बदलने के लिए कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म। तो हम देखेंगे यहाँ तक कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कैसे हुआ, क्योंकि यह सब्जेक्ट है और बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इजेमर है, बी क्रिया की फर्स्ट फॉर्म क्या है, इजेमर है। तो यहाँ तक तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया और ये थर्ड फॉर्म पैसिव वर्ब कहलाए, इसलिए इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव कहते हैं। तो प्यारे स्टूडेंट, मैंने आपको आज ये टॉपिक पढ़ाया था शुरू से कि भाई वॉइस किसे कहते हैं। तो मैंने कहा कि वॉइस है दो प्रकार के होते हैं, एक्टिव टू पैसिव, एक्टिव टू पैसिव। भाई एक्टिव को जब हम पैसिव में बदलते हैं तो जो थर्ड फॉर्म होती है वो कौन सी वर्ब कहलाती है, पैसिव वर्ब कहलाती है। कौन सी वर्ब कहलाती है, पैसिव वर्ब कहलाती है। जब हमें पैसिव में बदलेंगे तो मैंने आपको सबसे पहले बताया जब फर्स्ट फॉर्म में क्या रहा हो, एस या एस, तो हम उसे इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। किस बदलेंगे, इजेमर प्लस थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। जब डज डू प्लस फर्स्ट फॉर्म आ रहा हो तो अभी हम डज डू को तो क्या कर देते हैं, हटा देते हैं और वहां हेल्पिंग वर्ब क्या लगाते हैं, इजेमर प्लस वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही आएगा। यदि करता ही सिर्फ नेम है तो आपको इज हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर आपके आई हेल्पिंग वर्ब, आई सब्जेक्ट है तो आपको एम हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अगर आपके करता वी नेम है तो आपको आर हेल्पिंग वर्ब लगाना है। अनकाउंटेबल नाउन है तो आपको क्या करना है, अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा इज का प्रयोग करेंगे और काउंटेबल नाउन के साथ में यदि काउंटेबल नाउन सिंगुलर है, दैट मींस एक ही है काउंटेबल नाउन, गणनीय संख्या, तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, इज। अगर काउंटेबल नाउन एक से अधिक है तो आपको हेल्पिंग वर्ब क्या लगाना पड़ेगा, आर लगाना पड़ेगा और आई के साथ में हमेशा एम लगाते हैं। फिर मैंने आपको बताया कि सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में बदलेंगे, फिर आपको हेल्पिंग वर्ब लेके आना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, फिर बाय लेके आएंगे प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक बात रही कि अगर आपको नोट लगाना है तो आपको नोट कौन से स्थान पर लगाना पड़ेगा, सिंपल सेंटेंस में हमेशा नोट तीसरे स्थान पर आता है और WH वर्ड वाले वाक्यों में आपको नोट स्वतः ही चौथे स्थान पर ले जाना है। कौन से स्थान पर ले जाना है, चौथे स्थान पर आपको नोट को ले जाना है। तो यह आपको ध्यान रखना है। तो मैंने इसी क्रम में बात से बनाई है। सबसे पहले सेंटेंस दिखा था सी कुक्स फूड। हम आज प्रेजेंट इंडेफिनिट ही पढ़ा रहे, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट फूड है, इसे आप सब्जेक्ट में बदल लिया। फिर उसके पास से आते हैं जब फर्स्ट फॉर्म में एस एस आ रहा तो इजेमर हेल्पिंग वर्ब लेके आएंगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लेके आएंगे, फिर बाय प्लस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। आज के लिए दैट टॉपिक इज सफिशिएंट आई थिंक। ओके।